बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवान और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुम्मा 14 अगस्त है। आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि जब ये वीडियो अपलोड होगी तो 15 अगस्त जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, बल्कि रिकॉर्डिंग के दौरान ही 15 अगस्त स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ज़्यादा लेट, वैसे भी मैं लेट वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन आज तो बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। वीडियो 11:15 बज रहे हैं इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उसकी वजह भी यौम आज़ादी है। बच्चों को लेकर मैं बाहर गया हुआ था, अभी वापस आया हूँ और अभी भी मेरे कानों में बाजों की आवाज़ें गूंज रही हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लेट अपलोड होगी, लेकिन चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं मिडिल ईस्ट को लेकर, तो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। आप देख रहे होंगे कि बड़ी अजीब सी खामोशी है, बड़ी अजीब सी कन्फ्यूजन है मिडिल ईस्ट को लेकर कि चल क्या रहा है। क्या ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा है? कौन सी स्ट्रेटजी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त उनके दिमाग के अंदर चल रही है? खैर, उनके दिमाग में कौन सी स्ट्रेटजी है वो तो मैं आपको बताऊंगा आगे चलकर। इस वक्त जिस स्ट्रेटजी पर अमेरिका काम कर रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आपको नजर आ रहा होगा कि खबर क्या है जनाब। यूएस वाउज अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक आइसोलेशन, यानी कि ईरान को लेकर अमेरिका का बेमिसाल माशी महरूमी में ईरान को जकड़ने का अज़म। तो ये इकोनॉमिक प्रेशर वाली जो पॉलिसी है, बड़ी नाकाम किस्म की पॉलिसी, ये इस वक्त अमेरिका इम्प्लीमेंट कर रहा है ईरान के खिलाफ। और अमेरिका ये समझता है कि जनाब ये पॉलिसी काम करेगी और हमारा नाका जो है वो काम करेगा और ईरान कोलैप्स कर जाएगा। खैर, ये तो जॉन हुसैन साहब से जिस दिन हमारी गुफ्तगू हुई थी तो जॉन हुसैन साहब ने बताया था कि ईरान के अंदर महंगाई तो है, लेकिन इतनी नहीं है कि ईरान कोलैप्स कर जाएगा। जाहिर है कि ईरान आदी हो चुका है, अमेरिका की सैंक्शंस का आदी हो चुका है। फिर ईरान के पास ऑल्टरनेट्स भी हैं। 7 कंट्रीज के साथ ईरान लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर ये रास्ता बंद किया गया है अमेरिका की जानब से, तो फिर ऑल्टरनेट्स भी तो है ना ईरान के पास, और ईरान इस्तेमाल कर रहा है। ये मैं आपको खबर दिखा रहा हूं कि तुर्किया और ईरान का जो बॉर्डर है वहां से जो कारोबार है वो 300 गुना बढ़ गया है। अब ये तुर्किया की सरहद से 300 गुना बढ़ गया है। फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि आर्मीनिया की सरहद है, अज़रबैजान की सरहद है, पाकिस्तान की सरहद है, तुर्कमेनिस्तान की सरहद है, अफ़गानिस्तान की सरहद है, फिर कैस्पियन सी भी है, जहाँ से रशिया जो ईरान का इतना अच्छा एलाय है, तो वो भी कैस्पियन सी भी खुला हुआ है, जिसको यूक्रेन ने बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन ईरान की जानब से यूक्रेन का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। तो बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं। और ये स्ट्रेटजी जो अमेरिका की ये स्ट्रेटजी है जनाब, इकोनॉमिक आइसोलेशन वाली, तो आपको मालूम है कि कितनी ही काम करेगी। बल्कि उल्टा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये खबर एक दिखा देता हूँ मैं आपको कि ईरान वॉर्स इकोनॉमिक फॉल आउट पुटिंग ट्रंप अंडर प्रेशर। उल्टा डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशर फील हो रहा है ईरान के ऊपर। ये नाका लगाकर जो डोनाल्ड ट्रंप खड़ा हुआ है ना ईरान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करने के लिए, तो उल्टा डोनाल्ड ट्रंप, उल्टा अमेरिका जो है वो इकोनॉमिक प्रेशर क्यों फील कर रहा है? जाहिर है कि इस जंग का खर्चा बहुत है, अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस जंग के अंदर, अमेरिका के अड्डों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, अमेरिका के फौजी मारे गए हैं भाई, अमेरिका का असलहा ख़त्म हो गया है, इंटरसेप्टर्स, मिसाइल्स अमेरिका के ख़त्म हो गए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स मांगे जा रहे हैं कांग्रेस से अमेरिका की जानब से। इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि ये एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा ये रिपोर्ट गर्दिश कर रही है। अमेरिकी मीडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इस रिपोर्ट को डिस्कस किया जा रहा है कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है अमेरिका का, आपको मालूम है कि स्टार्ट ही से इस जंग से भी पहले ये मिडिल ईस्ट के करीब आकर खड़ा हो गया था, ईरान के पास आकर खड़ा हो गया था। 260 दिन इसको हो गए हैं यूएसएस इब्राहिम लिंकन को। और यूएसएस इब्राहिम लिंकन के ऊपर 5000 का क्रू है जो कि खुदकुशियां कर रहा है। 7 फौजियों ने, रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर 7 फौजियों ने खुदकुशी कर ली है। फिर दिमागी मसाइल उनके बढ़ रहे हैं, फिर वो पागलपने में मुब्तला हो रहे हैं। जाहिर है कि 8-9 महीने हो गए ना कि अपने घरों से दूर हैं, फिर खाने पीने की भी कमी है। ये भी रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही हैं कि यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर खाने पीने की भी कमी है। पीट हेग्सेट जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, उसकी जानिब से जनाब डिनाई किया गया कि बिल्कुल बकवास है, अच्छा खासा खाने को मिल रहा है, बिल्कुल तगड़े फिट फाट हैं हमारे जो फौजी हैं यूएसएस इब्राहिम लिंकन पर। Completely misrepresented. Listen, we make sure that every ship, every crew, every captain has everything we can provide them at every single moment.
Some deployments are longer than others, and I have more respect and gratitude for those sailors than anybody. What they do in those high seas and those austere conditions with less port calls, it's incredible. अच्छा, इसने पहले भी इस तरह की बातें की थी। यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड को लेकर पीट हेग्सेट की जानब से इसी तरह की बातें की गई थी, क्योंकि इसी तरह की रिपोर्ट्स गर्दिश कर रही थी यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड को लेकर, क्योंकि वो वेनेजुएला का मिशन मुकम्मल करने के बाद सीधा उसको ईरान भेज दिया गया था। यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उसमें जनाब सीवरेज का मसला पैदा हो गया था, वॉशरूम्स वगैरह का मसला पैदा हो गया था, जिसकी वजह से अमरीकी फौजी जो हैं वो पागलपने में मुब्तला हो गए थे। तो पीट हेग्सेट की जानब से डिनाई किया गया था कि बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल गलत रिपोर्ट्स हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद वो रिपोर्ट्स जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई थी और इन्होंने 11 महीने, ये जो यूएसएस इब्राहिम लिंकन है उससे भी लंबा 11 महीने यूएसएस जेरल्ड आर फोर्ड जो है वो पानियों के अंदर रहा था, तो उसके ऊपर जो क्रू था वो तो पागल होना ही था ना उन्होंने। और अब भी मैं आपको बता दूं कि खबरें इस तरह की हैं कि जनाब जो जॉर्ज बुश है पैसिफिक ओशन से निकल चुका है और वो आकर यूएसएस इब्राहिम लिंकन को रिप्लेस कर लेगा। आप देखेंगे कि आने वाले चंद दिनों में, बल्कि चंद हफ्ते लगते हैं, स्लो चलता है ना ये एयरक्राफ्ट कैरियर, तो आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर अंदर जो जॉर्ज बुश है वो यूएसएस इब्राहिम लिंकन को रिप्लेस कर लेगा और यूएसएस इब्राहिम लिंकन के ऊपर जो 5000 का क्रू है उसको वापस रवाना कर दिया जाएगा। फिर 2-3 हफ्तों में वो वापस अपने घरों को पहुंच जाएंगे। जो फौजी हैं तो वो खुदकुशियां करने से भी बच जाएंगे और पागल होने से भी बच जाएंगे। तो उल्टा अमेरिका के ऊपर इतना प्रेशर है, इकोनॉमिक प्रेशर, अमेरिका इतना ज्यादा फील कर रहा है कि इन्होंने अपने वॉर के गोल्स तब्दील कर दिए। आप अंदाजा लगाएं कि अमेरिका की जानब से जब से ईरान के खिलाफ ये जंग छेड़ी है अमेरिका ने, तो जब भी इनसे पूछा गया कि जनाब आपका गोल क्या है, तो हर मर्तबा इनका जवाब जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और इस मर्तबा तो जो अमेरिका के नायब सदर हैं, जो जेडी वेंस हैं, उनका जवाब तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ना न्यूक्लियर वेपन्स इनका गोल है, ना ईरान के मिसाइल सिटीज़ इनका गोल है, ना ईरान के अंदर रजीम चेंज इनका गोल है, ना ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल या ड्रोन्स इनका गोल है, बल्कि इनका गोल क्या है, जेडी वेंस ने क्या बताया फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए, ये सुनिए उसके बाद बात करें। It's ensuring that the Gulf countries continue to send oil and gas to the world economy so that we have energy price stability. That's obviously important for the American people. I know that oil is down today and it's way down from the highs in the early days of the conflict. That's goal number one. Keep oil and gas cheap for Americans all over our country. And then obviously goal number 2 is ensure that Iran never gets a nuclear weapon. I feel confident we're accomplishing both of those goals, but it's inherently an unpredictable thing because the Iranians themselves are unpredictable. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस, जो कि फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दे रहे थे और ये कह रहे थे कि पहला गोल तो ये है कि अमरीकियों को महंगाई से बचाना है, गैस और जो पेट्रोल है, जो ऑयल है, उसकी कीमतों को कम रखना है, मेंटेन रखना है। तो ये इनका गोल जो है वो ईरान ने इतना तब्दील कर दिया कि ये अब इनका गोल आबनाए हुर्मस के गिर्द घूम रहा है, बल्कि आबनाए हुर्मस के गहरे पानियों के अंदर इनके सारे गोल्स को ईरान ने यूं कह लें कि डुबो कर रख दिया है। कि अब ये कह रहे हैं कि जनाब पहला गोल है आबनाए हुर्मस को खुलवाना, यानी कि, और दूसरा गोल है ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं वो दूसरा गोल है। अब क्या ये आबनाए हुर्मस को खुलवा रहे हैं या ऑयल और गैस के प्राइसेस जो हैं वो मेंटेन रखने में अमेरिका कामयाब हो रहा है? बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहा। और डोनाल्ड ट्रंप की जानब से एक बयान दिया जाता है, एक स्ट्रेटजी बदली जाती है, दूसरी स्ट्रेटजी बदली जाती है और ऑयल मार्केट को चक्कर आए हुए हैं। कभी ऑयल ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। अभी ये कोई हमला कर देते हैं तो ऑयल फिर ऊपर चला जाएगा। अभी ये कह देता है कि ईरान डील करने वाला है, वेडनेसडे को डील हो जाएगी तो ऑयल नीचे चला जाएगा। बिल्कुल ऑयल मार्केट स्टेबल नहीं है और आबनाए हुर्मस भी अमेरिका के अंडर कंट्रोल नहीं है। आबनाए हुर्मस के अंदर अभी भी हमले जारी हैं। आबनाए हुर्मस के अंदर ना सिर्फ टैंकर्स को टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से, बल्कि अमेरिका के ड्रोन्स को इतना ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है कि जनाब आबनाए हुर्मस नहीं भूलेंगे। जो MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं अमेरिका के 45 अभी तक ईरान जो है वो मार चुका है। और यही वजह है कि अमेरिका की जानब से टास्क फोर्स बना दी गई है। मिडिल ईस्टर्न
जो एलाइज हैं अमेरिका के, उनके साथ मिलकर ड्रोन्स की टास्क फोर्स अमेरिका की जानब से बना दी गई है। लेकिन जितनी भी टास्क फोर्सेस बना ले अमेरिका, ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। इसराइल हैरान है भाई। यूरोशलम पोस्ट की एक रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूं कि इसराइल स्टंड, इसराइल जो है वो इतना हैरान परेशान है, उसको चक्कर आए हुए हैं। ईरान जो रीबिल्ड कर रहा है अपने मिसाइलों को, अपने ड्रोन्स को, अपने मिसाइल सिटीज को, ड्रोन सिटीज को जितनी तेजी के साथ ईरान की जानब से रीबिल्ड किया जा रहा है, तो मोसाद और जो IDF है, जो काबिज फौजें हैं, उनकी असेसमेंट बिल्कुल गलत साबित हुई। ईरान के मिसाइलों को लेकर, ईरान की कैपेसिटी को लेकर, ईरान की पावर को लेकर मोसाद की असेसमेंट गलत साबित हुई है। अच्छा, सेंटकॉम का जो कमांडर है उसने IDF के चीफ से मुलाकात की है। देखें कैसी मजेदार मुलाकात है। एक तरफ सेंटकॉम का कमांडर है, दूसरी तरफ IDF का चीफ है। इन दोनों ने जब मुलाकात की तो बात क्या हुई है? बात हुई है ईरान के ऊपर एक बड़े हमले की, सरप्राइज अटैक की। ये भाई ये इकोनॉमिक प्रेशर वाली जो पॉलिसी है ना, इकोनॉमिक आइसोलेशन वाली, ये काम नहीं करेगी तो ईरान के ऊपर कोई इस तरह का हमला करना पड़ेगा जैसे हमने पहले 2 हमले ईरान के ऊपर किए, बल्कि इससे भी बड़ा और सरप्राइज अटैक आधी रात को ऑयल और ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ब्रिजेस हैं, जो ईरान का खार्क का आइलैंड है, उसके ऊपर हमला करना पड़ेगा या उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सेंटकॉम के कमांडर और IDF के चीफ के दरमियान ये गुफ्तगू हुई है। यानी कि अमेरिका अभी अपनी पॉलिसीज जो है वो तब्दील कर रहा है, कॉन्स्टेंटली तब्दील कर रहा है, क्योंकि कोई पॉलिसी अमेरिका की ईरान के खिलाफ काम नहीं कर रही। जब किसी पॉलिसी ने काम नहीं किया, रजीम चेंज वाली पॉलिसी, ईरान की न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने वाली पॉलिसी, ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको टारगेट करने वाली पॉलिसी, ईरान के अंदर मुजाहरे छिड़वाने वाली पॉलिसी, ईरान की लीडरशिप को टारगेट करने वाली पॉलिसी, कितनी ही पॉलिसियां हैं जो कि नाकाम हुई ईरान के खिलाफ। तो ये इकोनॉमिक आइसोलेशन वाली पॉलिसी कहाँ से काम करेगी? बिल्कुल काम नहीं कर रही। और अमेरिका अभी गौर कर रहा है, मुख्तलिफ पॉलिसीज पर अमेरिका की जानिब से गौर किया जा रहा है और बहुत सरप्राइज्ड, बहुत चुपके से, बहुत बुज़दिलाना आधी रात को इनकी जानिब से ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने की प्लानिंग की जा रही है, मनसूबाबंदी की जा रही है, जिसके खिलाफ ईरान की तैयारियां भी भरपूर हैं। मैंने आपको बताया था कि ईरान की जानिब से अमेरिका को खबरदार किया गया कि कदम रखोगे तो पाँव तोड़ दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे वो पाँव जो ईरान की सरजमीन के ऊपर कदम रखेंगे। ईरान की फोर्सेस की जानिब से अमेरिका को खबरदार किया गया है और गल्फ कंट्रीज को भी ईरान की जानिब से खबरदार किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ईरान की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर अमेरिका ईरान की सरजमीन पर कदम रखता है तो रीजनल कंट्रीज में अमेरिका के जो अड्डे हैं तो उन पर ईरान की जानिब से ज़मीनी हमला किया जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जंग किस लेवल पर चली जाएगी अगर अमेरिका ईरान की सरजमीन पर कदम रखने की गलती करता है। और ये गलती मेरा ख्याल है कि गल्फ कंट्रीज नहीं करने देंगे अमेरिका को, और नहीं करने दी जा रही इसलिए कि अभी इकोनॉमिक आइसोलेशन की पॉलिसी तक ही डोनाल्ड ट्रंप महदूद है। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, कतर जोर लगा रहा है, ओमान कोशिश कर रहा है कि संडे से पहले अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस बिठा दिया जाए, वरना संडे के बाद मैं आपको बता दूं कि वो MOU जो स्विट्ज़रलैंड वाला MOU है वो एक्सपायर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और संडे के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अमेरिका की जानिब से ये जो नाकाम पॉलिसी है इकोनॉमिक आइसोलेशन वाली, तो ये अमेरिका तब्दील भी कर सकता है, क्योंकि ये पॉलिसी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही ईरान के ख़िलाफ़, बल्कि ये नाका ज़्यादा अमेरिका अफोर्ड भी नहीं करता। मैंने आपको बता दिया ना कि कब तक लगा के खड़े रहोगे, आप सारे फौजी पागल हो जाएंगे, खाने पीने की कमी हो जाएगी, खुदकुशियाँ कर रहे हैं अमेरिका के फौजी, और इन्होंने जो है वो पैसिफिक ओशन को खाली छोड़ दिया इन्होंने। अब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन दौरे कर रहे हैं, कुरियल आइलैंड्स के दौरे रशिया के सदर की जानिब से किए जा रहे हैं। जब से रशिया के सदर पुतिन हैं तब से ये पहला दौरा था कुरियल आइलैंड्स का, जो जापान के साथ रशिया का एक कॉन्फ्लिक्ट है, यूं कह लें कि जो एक डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं उनका पुतिन की जानिब से विजिट किया गया। और पुतिन जो है वो जापान को मैसेजेस दे रहा है, जापान अमेरिका की तरफ देख रहा है, और अमेरिका इस रीजन से अपना जो एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर इस रीजन के अंदर अमेरिका ने खड़ा किया हुआ था, जॉर्ज बुश, तो वो अब ये बताया जा रहा है कि जनाब वो तो स्टेट ऑफ मलाक्का को क्रॉस कर रहा है जो जॉर्ज बुश है। तो ये रीजन बिल्कुल खाली है, मैदान बिल्कुल खाली है
रशिया के लिए भी और चाइना के लिए भी मैदान खाली है। यहाँ पर अगर ताइवान को लेकर या जापान को लेकर चाइना और रशिया अगर किसी भी हद तक जाते हैं तो अमेरिका जनाब ईरान के अंदर बिजी और अमेरिका कुछ नहीं कर सकेगा। और रशिया की जानब से मैसेजेस तो दिए जा रहे हैं अमेरिका को। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिटेल्स आपको बताई हैं। रशिया और जापान के दरमियान ये जो कुरियल आइलैंड्स का तनाज़ा है ये आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, ये वीडियो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। मैं नजर रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।